आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम फ्रेडरिक जेम्सन के बारे में बात करेंगे। फ्रेडरिक जेम्सन की जो साहित्य आलोचना दृष्टि है, मैं नहीं जानता कि मेरी नॉलेज में नहीं है कि फ्रेडरिक जेम्सन की आलोचना दृष्टि को लेकर हिंदी में कहीं कुछ लिखा गया है। ये जो फर्स्ट एपिसोड सेकंड सॉरी फर्स्ट एपिसोड मैंने एक पहले किया था, जो कि यूट्यूब चैनल के लिहाज से हिंदी में वो फर्स्ट एपिसोड था और ये सेकंड एपिसोड है। कैरी एग्ल्टन ने, जो कि अंग्रेजी आलोचना के बहुत महत्वपूर्ण आलोचक हैं, उन्होंने लिखा कि फ्रेडरिक जेम्सन जो है, उनकी जो नॉलेज थी वो बहुत ही व्यापक थी और खासतौर पर साहित्य का कोई भी बड़ा लेखक उनके अध्ययन से छूटा नहीं था। दुनिया के साहित्य का उन्होंने अध्ययन किया और खासतौर पर तुलना शास्त्रियों में, साहित्य के तुलना शास्त्रीय अध्ययन में तो उनका कोई मुकाबला ही करने वाला नहीं था, उनके समकक्ष कोई खड़ा होने वाला नहीं था। इतना व्यापक अध्ययन कभी किसी तुलना शास्त्री ने नहीं किया और ये बात उनके लेखन को देखकर पुष्ट होती है। उनका दायरा अध्ययन का कितना बड़ा व्यापक था, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उन्होंने वो फिल्म देखने की आदत थी। जो भी अच्छी फिल्म आएगी वो उसे देखने जरूर जाए। जो भी महत्वपूर्ण संगीतकार है, उस संगीतकार के संगीत को वे जरूर सुनेंगे, उसके प्रोग्राम को देखने जरूर जाएंगे। दुनिया के जो महत्वपूर्ण बड़े शहर हैं उनको वो देखने गए और वहां जाके वहां के स्थापत्य को उन्होंने खास तौर पर देखा कि किस तरह का स्थापत्य, इस पर लिखा भी। और साहित्य का, जैसा कि मैंने शुरू में आपसे जिक्र किया कि साहित्य का तो इतना व्यापक अध्ययन था कि दुनिया का कोई बड़ा लेखक उनसे अध्ययन से छूटा नहीं था। इसीलिए उनको संस्कृति का शेर कहा जाता था कि फ्रेडरिक जेम्सन संस्कृति के शेर हैं। और ये संस्कृति के शेर का जो नामकरण है, ये कॉलिन मैकबेथ ने दिया था। कॉलिन मैककैब ने ये बात कही थी कि संस्कृति की जो समझ जेम्सन के पास थी, वैसी समझ किसी और के पास नहीं थी। उनको ये माना जाता था कि वे तुलनात्मक साहित्य के ऐतिहासिक भौतिकवादी आलोचक हैं। उन्होंने कला, फिल्म, स्थापत्य, वीडियो, साहित्य, इन सब पर विशेषज्ञ की हैसियत से लिखा और धारावाहिक तौर पर इन विषयों पर लिखते रहे। और जब भी वो इन विषयों में प्रवेश करते थे तो हमेशा कोई ना कोई नया पैराडाइम, नई चीजें, नया दृष्टिकोण, नई बातें उन्होंने सामने रखी। हमारे यहाँ ऐसे लेखक हैं जो साहित्य के तो आलोचक हैं, लेकिन बाकी जेनर से या विधा रूपों से उनका कोई लेना देना नहीं। वो साहित्य के विधा रूपों में ही खाली विचरण करते रहते हैं और वो लिमिटेड दायरे में विचरण करते रहते हैं। ये जो समय है जिसमें के हम लोग रह रहे हैं, इस समय के अंदर एक तो बहुत महत्वपूर्ण चीज घट रही है, वो ये कि संस्कृति से जुड़े हुए जो तमाम किस्म के माल हैं, कमोडिटीज हैं, वस्तुएं हैं, उनका नए नए रूपों में तेजी से संप्रसारण हो रहा है। वो तेजी से बाजार में आ रहे हैं, उपभोग में आ रहे हैं। और ये जो सांस्कृतिक मालों का जो बाजार में संप्रसारण है, इससे अधिकतर लोग अनभिज्ञ हैं कि आखिर ये करेंगे क्या और इस सांस्कृतिक मालों के प्रवाह को कैसे देखा जाए और इसका इतिहास पर क्या असर होगा।
जो लोग इतिहास की बातें करते हैं वो इस बात को समझें कि सांस्कृतिक मालों के प्रवाह से इतिहास कैसे प्रभावित होता है, कैसे बदलता है, वे इसको सोचें। क्योंकि सांस्कृतिक माल सिर्फ कमोडिटी कंजम्पशन के लिए नहीं आ रहे, इनके बिना आप कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री को सही नजरिए से, संतुलित नजरिए से व्याख्यायित नहीं कर सकते। तो सांस्कृतिक मालों के प्रवाह की सही समझ, उसकी प्रक्रिया की सही समझ, उसके इंपैक्ट की सही समझ बहुत जरूरी है। सांस्कृतिक वस्तुओं की सूचनाएं, उनके सूचनाओं के संकलन से वे सांस्कृतिक वस्तुएं समझ में नहीं आती। और ये मैसेज फ्रेडरिक जेम्सन ने दिया। फ्रेडरिक जेम्सन की, जैसा कि हमने शुरू में ही कहा था कि आज हम उनकी आलोचना दृष्टि पर बात करेंगे, फ्रेडरिक जेम्सन की सबसे महत्वपूर्ण चीज थी जो कि उन्होंने दी हमको साहित्य आलोचना की दृष्टि से, उसे कहते हैं द्वंद्वात्मक आलोचना, डायलेक्टिकल क्रिटिसिज्म। और ये द्वंद्वात्मक आलोचना ये अपने आप में बहुत ही मूल्यवान चीज है। हमारे यहाँ कितने लोग हैं, कितने आलोचक हैं जो डायलेक्टिकल क्रिटिसिज्म का मर्म जानते हैं, उसके नियम का पालन करते हैं, ये विचारणीय चीज है। लेकिन डायलेक्टिकल क्रिटिसिज्म एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। मुझे याद आ रहा है कि एक जमाने में नरेंद्र नामवर सिंह ने इतिहास आलोचना में जो छोटे निबंध लिखे हैं, उसमें एक निबंध में द्वंद्वात्मक पद्धति के बारे में उन्होंने संक्षेप में कुछ पंक्तियां लिखी। बाद में उसका उन्होंने विकास नहीं किया है। लेकिन फ्रेडरिक जेम्सन की आलोचना का बुनियादी आधार ही है द्वंद्वात्मक आलोचना। हकीकत यह है कि इस दुनिया के बहुत बड़े हिस्से में आज भी द्वंद्वात्मक आलोचना का विकास नहीं हो पाया, या हम ये कह सकते हैं कि डायलेक्टिकली सोचने का दृष्टिकोण ही विकसित नहीं हो पाया। हम में से कितने लोग हैं जो डायलेक्टिकली सोचते हैं? इस दृष्टि से देखें तो अभी इस लक्ष्य को, यानी द्वंद्वात्मक दृष्टिकोण से देखने के लक्ष्य को हमें हासिल करना है। यह भी कह सकते हैं, फ्रेडरिक जेम्सन कहते थे कि ये एक तरह से अनकंप्लीट प्रोजेक्ट है। अगर ये अनकंप्लीट प्रोजेक्ट है तो हमें इसे जानना होगा। भविष्य की कोई भी चीज, भविष्य में कौन सी चीज टिकेगी, कौन सी चीज रहेगी, भविष्य के लिए कौन सी चीज प्रासंगिक है, इसका निर्णय सिर्फ द्वंद्वात्मक दृष्टिकोण से ही संभव है। भविष्य का विकास बिना डायलेक्टिक्स के नहीं होता। इसलिए जो घटनाएं घट रही हैं हमारे बीच में, जो वस्तुएं हमारे व्यवहार में आ रही हैं, अगर हम उनके बारे में विश्लेषण नहीं करते और हम ये जानने की कोशिश नहीं करते कि ये चीजें हमारे व्यवहार में कैसे आ रही हैं या कैसे आ गई हैं, अगर इन सब के बारे में हम नहीं सोचते तो हमारे लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। हमें कायदे से जो वस्तु, घटना, विचार, व्यक्ति, नेता, दल जो हमारे बीच में सक्रिय है, उन सब के बारे में डायलेक्टिकली सोचना चाहिए। मसलन अभी एक दिक्कत है जो कि फ्रेडरिक जेम्सन के प्रोजेक्ट का हिस्सा है। वो सवाल उठाते हैं कि हमें ये देखना चाहिए, विचार करना चाहिए कि ग्लोबल कल्चर कैसे आती है। इस पर जो तमाम किस्म के आवरण पड़े हुए हैं, उन आवरणों को हटाने की जरूरत है। इस ग्लोबल कल्चर को लाने के पीछे, या ग्लोबल कल्चरल जो रूप हैं जो हमारे प्रचलन में आ रहे हैं,
इनको लाने के पीछे किस तरह की रणनीति काम कर रही है, किस तरह की समझ काम कर रही है, इसका उद्घाटन करने की जरूरत है। और ये ग्लोबल कल्चर भविष्य के विचारों को किस तरह से प्रभावित करेगी, उन भविष्य में सुरक्षित रखे जाने वाले विचारों को कैसे बचाया जाए, इस पर सोचने की जरूरत है। और इस प्रसंग में लेखकों, बुद्धिजीवियों, नागरिकों के कार्यभार तय किए जाने चाहिए। खासतौर पर व्यावहारिक स्तर पर कार्यभार तय किए जाने चाहिए। अगर हम ध्यान से देखें, हमारे व्यवहार में जो तमाम सांस्कृतिक माल आ रहे हैं, वो कहां से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्या मकसद है उनका, उनके क्या रणनीतिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर परिणाम या इफेक्ट होंगे, प्रभाव पड़ेगा उनका, इनके बारे में हम नहीं जानते और न हम सोचते हैं। मसलन हमने ये सोचा ही नहीं कि मोबाइल आएगा तो मोबाइल का क्या इंपैक्ट होगा। मोबाइल आ गया, हमने यूज किया, टेलीविजन आ गया, हमने यूज किया, इंटरनेट आ गया, हमने यूज किया, कंप्यूटर आ गया, हमने यूज किया। हमें ये नहीं मालूम कि इसके पीछे रणनीति क्या है, इसके पीछे किस तरह के विचारधारात्मक लक्ष्य काम कर रहे हैं, और ये हमारे भविष्य के विचारों को, जो भविष्य को सुंदर बना सकते हैं, उन विचारों को ये चीजें कैसे प्रभावित कर सकती हैं। हमने इनके बारे में सोचा ही नहीं। या हम ये भी कह सकते हैं, फ्रेडरिक जैक्सन कहते हैं कि हम ये सोचें कि हमें जो चीज चाहिए, जो चीजें हमारा प्रतिनिधित्व करती हैं, उन चीजों का तो हम निर्माण ही नहीं कर पाए, और यह अपने अपने चिंता की चीज है। इसलिए जो वस्तुएं हमारे बीच में आ रही हैं, सांस्कृतिक माल हमारे बीच में आ रहे हैं, उनकी शक्ति, सीमा, इन दोनों को पहचानने की और रेखांकित करने की जरूरत है। हमें उन तमाम रचनाओं को, उन तमाम वस्तुओं को रेखांकित करने की जरूरत है जो हमारे वर्तमान का प्रतिनिधित्व करती है, उनकी शक्ति और सीमा को भी उद्घाटित करने की जरूरत है। या उन विचारों को जो कि वर्तमान का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको, उनकी भी शक्ति और सीमा को उद्घाटित करने की जरूरत है। एक और चीज है जो कि इस बीच में, ये ग्लोबल कल्चर का जो मतलब जिसे कहें कि बहुत ही तेज प्रवाह चल रहा है पिछले 40 साल से खासकर, इस तेज प्रवाह ने एक जो सबसे बड़ा काम किया, मतलब ये शुरू हुआ था सूचना प्रवाह से, और उसके भी पहले अगर मुझसे पूछे तो शुरू हुआ था विज्ञापन के प्रवाह से। सूचना प्रवाह और विज्ञापन के प्रवाह ने, जो ग्लोबल कल्चर का बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट है, इन दोनों ने हमारे समस्त संस्कार, आदतें, सोचने के तरीके, देखने के तरीके सब बदल दिए। यहां तक कि इन दोनों चीजों ने हमारी जो कल्पना की जो असफलताएं, उन्हें एकदम नंगा कर दिया कि हम कल्पना के स्तर कितने कमजोर हैं और हम कितने पीछे हैं, हम कल्पना ही नहीं कर सकते थे। मसलन जब रेडियो और टेलीविजन सरकार के नियंत्रण में थे, तो तमाम कंपनियों ने, तमाम पार्टियों ने यह दबाव डाला कि रेडियो और टेलीविजन को सरकारी नियंत्रण के बाहर किया जाए और यहां निजीकरण किया जाए। क्यों निजीकरण किया जाए? क्योंकि वहां सिर्फ एक ही विचारधारा के, सरकार के प्रोपेगेंडा वहां चलता रहता है। इससे हमें बचना है, हमें समाचारों का वैविध्य देना, यह तर्क दिया गया था। आज क्या स्थिति है? आज स्थिति है कि टेलीविजन और रेडियो, ये दोनों, यानी रेडियो तरंगे, उनका हमने निजीकरण कर दिया, जबकि रेडियो तरंगे सरकार की या राष्ट्र की संपत्ति है, वो किसी निजी क्षेत्र को नहीं दी जा सकती, वो निजी क्षेत्र उनका मालिक नहीं है। लेकिन रेडियो तरंगों के इस्तेमाल की आपने अनुमति दी, और आपने सिर्फ टेलीविजन के क्षेत्र में ही अनुमति नहीं दी,
आपने कालांतर में टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्र में भी तरंगों के इस्तेमाल की अनुमति दी निजी क्षेत्र को। तो इसका इंपैक्ट क्या हुआ? क्या हम इसके रणनीतिक इंपैक्ट के बारे में वाकिफ थे? जितने भी अनुमान किए गए थे वो सब गलत साबित हुए। यह कहा गया कि रेडियो की तरंगें अगर दे दी जाएंगी तो इससे सूचनाओं का वैविध्य पैदा होगा, सूचनाओं का नया संसार पैदा होगा, एक ही तरह की खबरें नहीं होंगी, वगैरह वगैरह। आज क्या स्थिति है? आज स्थिति है कि आप न्यूज चैनल खोलिए, वहां एक ही तरह की खबरें मिलेंगी। अगर एक चैनल पर मोदी है तो बाकी सारे चैनल पर मोदी हैं। अगर एक चैनल पर विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं तो बाकी चैनल पर विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं। सारा एक सार वैविध्य का दावा किया गया था, तर्क खड़े किए गए थे। तो फ्रेडरिक जेम्सन का यह कहना एकदम सही है कि इस प्रसंग में, यानी ग्लोबल कल्चरल प्रवाह के संदर्भ में, जो हमारी जो सबसे बड़ी असफलता है वो ये, हम कल्पना ही नहीं कर पाए कि इनका क्या रणनीतिक इंपैक्ट होगा। हमें मालूम ही नहीं है कि ये पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के और अधिनायकवादी राजनीतिक मोबिलाइजेशन का ये महत्वपूर्ण टूल बन सकते हैं। हमें मालूम ही नहीं था कि हम मोबाइल में अगर निजीकरण करते हैं, टेलीकम्युनिकेशन में निजीकरण करते हैं, तो टेलीकम्युनिकेशन की कंपनियां फासिज्म के या अधिनायकवाद के पक्ष में खड़ी होंगी। हमने इसकी कल्पना नहीं की थी। ग्लोबल कल्चरल प्रवाह जो सबसे पहले सूचना और विज्ञापन के जरिए आया, फिर टेलीविजन के जरिए आया, फिर और दूसरे सांस्कृतिक बालों के जरिए आया, और उसने एकदम चारों तरफ से हमारे ऊपर आइडियोलॉजिकल हमला किया। और हमारे पास में जो उपलब्ध संस्कृति थी, उपलब्ध राजनीति थी, डेमोक्रेसी, उसको भी खतरे में डाल दिया। वायदा यह किया गया था कि डेमोक्रेसी को समृद्ध करेंगे, लेकिन आज स्थिति है कि डेमोक्रेसी अधमरी पड़ी है। किसकी वजह से? रेडियो तरंगों के निजीकरण की वजह से, टेलीविजन और रेडियो के निजीकरण की वजह से। आप रेडियो और टेलीविजन से आज कंपनियों का नियंत्रण हटा दीजिए, उनका स्वामित्व खत्म कर दीजिए, नरेंद्र मोदी की सरकार 2 महीने में गिर जाएगी। राजनीतिक ध्रुवीकरण का, अधिनायकवादी ध्रुवीकरण का, प्रतिक्रियावादी राजनीति के ध्रुवीकरण का ये मीडियम हथियार हो सकते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहां से आई? रेडियो तरंगों के निजीकरण से। टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों को जब आपने रेडियो तरंगे बेची तो उसका ये इंपैक्ट है। तो फ्रेडरिक जेम्सन की ये चेतावनी बहुत ही जायज है कि हमें ग्लोबल कल्चर, ग्लोबल कम्युनिकेशन, इनके प्रवाह के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए, इनके रणनीतिक लक्ष्यों के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। ज्यादातर लोग इसके बारे में अनभिज्ञ और वो सोचना ही नहीं चाहते। इसने क्या किया कि हमारी कल्पनाशीलता की जो असफलताएं हैं वे एकदम उजागर कर दी, और वो असफल, फ्रेडरिक जेम्सन कहते हैं कि हमें ये जानना चाहिए कि हमारी असफलताएं क्या हैं। हम भविष्य की चीजों को, भविष्य के बारे में क्या होगा इसकी हम कल्पना क्यों नहीं कर पाए पहले से? आपको जान के आश्चर्य होगा, मैंने 86 87 में, जब मैंने 86 में मैंने पीएचडी जमा की और 87 में मुझे पीएचडी अवार्ड हुई है से, तो मैंने शुरू में लग के 4 साल मैंने टेलीविजन और रेडियो पर काम किया। उस समय टेलीविजन बहुत कम समय के लिए आता था, लेकिन उसके अंदर ये इनबिल्ट प्रॉब्लम थी उस मीडियम के अंदर, और उसकी ये संभावनाएं दिख रही थी। कुछ इलाकों में केबल आ चुका था, 100-200 घरों में दिल्ली में। संभवतः वो हिंदी में मेरी पहली पुस्तक थी, हिंदी में किसी ने नहीं लिखा था उस तरह से। वो दूरदर्शन और सामाजिक विकास जो अवेलेबल है, मेरे मीडिया समग्र का वो सेकंड वॉल्यूम है। मैंने सबसे पहले इस बात को रेखांकित किया था कि इस मीडियम के अंदर ये इनबिल्ट प्रॉब्लम है कि ये सांस्कृतिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर दक्षिणपंथी ताकतों की मदद करता है। उसकी लेंथ में विश्लेषण किया था।
और ये कब किया था? जब टेलीविजन के बारे में कोई जानता नहीं था, बोलता नहीं था, लिखता नहीं था। वो मेरी पहली पुस्तक थी और थॉरली वो रिसर्च ओरिएंटेड बुक थी। और ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये फ्रेडरिक जैक्सन का ये दृष्टिकोण सही है कि हमें जो ग्लोबल कल्चरल प्रोडक्ट हैं वो कैसे आते हैं, उनके पीछे किस तरह की रणनीति होती है, किस मंशा से आते हैं, वे क्या करेंगे, उसका इंपैक्ट क्या होगा, भविष्य क्या होगा, हमारे हाथ में जो उपलब्ध चीजें हैं वे कहां जाएंगी, बचेंगी या नष्ट होंगी। इन सब चीजों पर विचार करने की जरूरत है। लेकिन हमारे यहां तो विचार नहीं करते। हमारे तो चाहते क्या है लोग? हमारे यहां चाहते हैं कि फ्रेडरिक जैक्सन के कुछ कोटेशन बता दीजिए। हमारे दोस्त हैं, हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, उन्होंने मैसेज लिखा एपिसोड सुनने के बाद में, आप जरा एक मुद्दा बता दीजिए और कुछ पॉइंट बता दीजिए डिस्कशन के लिए। अरे भाई, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं है, विचारों की लड़ाई है और विचारों की प्रस्तुति का प्रश्न है। अगर समय नहीं है मत सुनो, समय है तो सुनो। संस्कृति के प्रश्न प्रश्नोत्तरी के रूप में नहीं तैयार होते। मैं कोई भी लेक्चर, मेरे जितने भी लेक्चर है, करीब 1000 के करीब लेक्चर है मेरे वीडियो, मैंने कभी कोई लेक्चर जो है किसी के क्लास नोट्स के लिए तैयार नहीं किया। मैंने क्लास में जो पढ़ाया उसको तो मैंने कभी लेक्चर में डाला ही नहीं। हाँ, मैंने क्लास के एक दो लेक्चर्स जो है वो मैंने शेयर किए, जो मेरे पास है, मैं पढ़ाता कैसे। तो जो चीज मैं शेयर करना चाहता हूं ये कि हमें, जब हम विचारों की दुनिया में प्रवेश करते हैं तो हमारे सामने मुश्किल ये होती है कि हमारे पास में एक विराट चैलेंज है और उसे आप संक्षेप में नहीं बता सकते। एक अन्य चीज, जो डायलेक्टिकल क्रिटिसिज्म है, उस डायलेक्टिकल या द्वंदात्मक आलोचना में कोई चीज फाइनल नहीं होती। हमारे तो निष्कर्ष से पहले निकल आता है। आलोचना का निबंध लोग लिखते हैं तो वो कंक्लूड जरूर होना चाहिए उसमें। जबकि फ्रेडरिक जैक्सन कहते हैं कि आ, जब हम लोग डायलेक्टिकल क्रिटिसिज्म को लागू करें तो एक चीज ध्यान रखें कि उसमें कोई चीज फाइनल नहीं होती। और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज जिसका कि इस्तेमाल आप हिंदी के संदर्भ में कर सकते हैं, वो ये कि जो द्वंदात्मक आलोचना है वह कभी पुराने भाष्य या पुरानी आलोचना की पुनरावृत्ति से समृद्ध नहीं है। हमारे यहाँ तो पुरानी आलोचना का पाठ बार बार होता है, हम बार बार उदाहरण देते हैं, शुक्ल जी ने ये कहा, द्विवेदी जी ने कहा, और बार बार रिपीटेडली बताते हैं, नामवर जी ने ये कहा, मुक्तिबोध ने ये कहा। और ये काम जितना सहजता से और कौशल के साथ में नामवर जी ने किया है, वही काम जो है रामविलास शर्मा ने किया है, वही काम और दूसरे लोगों ने किया है। तो ज्यादातर लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, वो पहला जो लिखा हुआ भाष्य है, पहली जो लिखी हुई व्याख्या है, पहली जो लिखी हुई आलोचना है, उसी को वे पेश कर रहे हैं। ये डायलेक्टिकल क्रिटिसिज्म नहीं है। डायलेक्टिकल क्रिटिसिज्म पुराने जो मूल्यांकन है, जो पहले कही गई बातें हैं, उसकी पुनरावृत्ति से या उसे पेश करने से समृद्ध नहीं होता, बल्कि डायलेक्टिकल क्रिटिसिज्म प्रोसेस और दृष्टिकोण के जरिए वो पाठ को देखता है, यानी किसी भी पाठ को एक प्रोसेस में रख के देखता है और अपने नजरिए से देखता है कि आलोचक के पास में डायलेक्टिकल क्रिटिसिज्म का अपना एक नजरिया होना चाहिए। और ये जो नजरिया है, इसमें सारी की सारी दृष्टि किस पर टिकी हुई है? पाठ के मूवमेंट पर। मसलन एक छोटा सा मैं उदाहरण ले रहा हूं आपसे, जिससे कि आप समझ सकें।
कफन कहानी सब लोगों ने पढ़ी है। कफन कहानी की में जो लिखा है उसकी व्याख्या की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है जिसकी की चर्चा नहीं हुई है आलोचना में? तो अनुपलब्ध की खोज करना डायलेक्ट्रिकल क्रिटिसिज्म का लक्ष्य है। अनुपलब्ध कौन सी चीज है? अनुपलब्ध है कफन कहानी की वह नायिका जो कि बोलती नहीं है और उसी पर सारी कहानी केंद्रित है। स्त्री जहां चुप होती है वहीं उसके अभिव्यक्ति के सूत्र होते हैं। लेकिन वो जो चुप है उसके बारे में तो उससे तो हमने खोला ही नहीं है अभी तक। उसके बारे में तो आलोचना में बात ही नहीं किया। कफन कहानी पर जितनी आलोचना लिखी गई है शायद हिंदी में किसी कहानी पर नहीं लिखी गई। हर व्यक्ति ने लिखे, लेकिन कफन कहानी की नायिका चुप क्यों रहती है इसका कोई भी जिक्र, कोई भी डिटेल्स और ब्यौरा हमारे पास नहीं है। तो पाठ में मूवमेंट कौन सा है महत्वपूर्ण? पाठ में मूवमेंट है वह है महत्वपूर्ण जहां तक कि वो नायिका है। नायिका के इर्द गिर्द सारा का सारा नरेटिव चल रहा है। वो आज फेमिनिज्म का दौर है, स्त्री की इच्छा आकांक्षा, स्त्री के अस्तित्व की रक्षा के प्रश्न केंद्र में है। तो वह जो चीज है वह आज ज्यादा रेलिवेंट है। या हम ये कहें उस पाठ का वह पहलू ज्यादा प्रासंगिक है। ये भी कह सकते हैं कि वो खेत मजदूरों के हिसाब से जो भूमि मजदूर है उसमें उनके लिहाज से भी वो पाठ का क्षण महत्वपूर्ण है। तो पाठ का वह मूवमेंट, वह मूवमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहां वो प्रेमचंद की कहानी जिसमें उसमें पाठ में जो मूवमेंट है जो कि आज भी रेलिवेंट है उनकी तरफ ध्यान जाना चाहिए। तो पाठ के मूवमेंट का मूल्यांकन करती है द्वंदात्मक आलोचना। एक अन्य चीज है, जो मार्क्सवाद है इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि ये फिलॉसफी नहीं है, बल्कि ये क्रिटिकल दृष्टिकोण है। ये कहना ज्यादा अच्छा होगा कि ये क्रिटिकल विश्व दृष्टिकोण है। मार्क्सवाद का काम यह नहीं है कि अन्य ने जो कहा है उसकी आलोचना को दुरुस्त किया जाए। दुरुस्तीकरण मार्क्सवाद का काम नहीं है। किसी गलती को ठीक करना यह मार्क्सवाद का काम नहीं है, बल्कि मार्क्सवाद का काम है कि वह हर चीज को क्रिटिकली देखती है, आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देखती है। सरल भाषा में कह सकते हैं मार्क्सवाद का काम ठेगड़ी लगाना नहीं है। मार्क्सवाद को जानने के लिए जरूरी है कि आप ये जानें कि मार्क्सवाद किसके खिलाफ है, वह क्या चाहता है, या जो आलोचक है आप ये जाने कि वह किसके खिलाफ है और वह क्या चाहता है और वह किसे ठीक करना चाहता है या किसकी गलती दुरुस्त करना चाहता है और क्यों करना चाहता है। एक अन्य चीज, आखिरी चीज फिलहाल इस पूरी प्रसंग में, बाकी इससे रिलेटेड और बातें हम लोग अगले एपिसोड में करेंगे, वो ये कि नॉर्मली डायलेक्ट्रिकल क्रिटिसिज्म में दो नियम लागू होते रहे हैं। एक नियम है जिसका आइडियलिज्म से संबंध है या आदर्शवाद से या भाववाद से संबंध है। और आदर्शवाद की जब बातें होती हैं तो जाहिर है कि
वहां कई बार साहित्य में, आलोचना में इतिहास एक अनुमान के तौर पर दाखिल होता है। और दूसरा है जिसे हम लोग रियलिज्म कहते हैं, यथार्थवाद कहते हैं। यथार्थवाद का सामान्य अर्थ यह है कि वो कॉमन सेंस के तौर पर दाखिल होता है। इन दोनों के ही शास्त्रीय, समाजशास्त्री या दार्शनिक जो दृष्टिकोण है, पहलू है, उनको समझने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप यथार्थवाद को और आदर्शवाद को, दोनों को अगर ठीक से और इनके दार्शनिक आधारों को ठीक से जानते हैं, तो आप ये जो मध्य वर्ग है जिसमें हम लोग रहते हैं और जिसके बारे में आजकल खूब हंगामा मचा हुआ है, इसके इस रहस्यमय जगत को, दिमागी संसार को आप बहुत आसानी से उद्घाटित कर सकते हैं, समझ सकते हैं, विश्लेषित कर सकते हैं। ये जितनी भी आलोचना पिछले दिनों विकसित हुई है, फ्रेडरिक जेम्सन कहते हैं कि ये जो आलोचना विकसित हुई है, इस आलोचना के संसार पे किसका असर है? वो कहते हैं कि एंग्लो अमेरिकन इंपिरिकल रियलिज्म का असर है। और ये एंग्लो अमेरिकन इंपिरिकल रियलिज्म से प्रभावित जितने भी आइडियोलॉजिकल स्कूल हैं, जो कि बड़े पैमाने पर हैं दुनिया में, इस एंग्लो अमेरिकन इंपिरिकल रियलिज्म का मानना है कि विचार, समाज, संस्कृति, राजनीति आदि के लिए सबसे खतरनाक चीज है डायलेक्टिकल दृष्टिकोण। ये जो एंग्लो अमेरिकन इंपिरिकल रियलिज्म है, ये डायलेक्ट्रिकल मेथड, डायलेक्टिकल क्रिटिसिज्म, डायलेक्टिकल सोच, इन सबको एक खतरनाक चीज मानता है। और इसका, ये एंग्लो अमेरिकन इंपिरिकल रियलिज्म का पश्चिमी विचारों पर एक छत्र राज्य है। और ये चुनौती की जगह है। इसकी तरफ फ्रेडरिक जेम्सन ने सबसे पहले ध्यान खींचा था। आज बस इतना है, बाकी इससे जुड़ी हुई बातें हम अगले एपिसोड में करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।